ओके गाइस, तो आज हम लोग जीएसटी का न्यू चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम आईसीआई स्टडी मैट इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्ट करें। सीए में इंटर वाला भी सेम मैट फॉलो कर सकता है ना। सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या क्या सर्विस ले सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इनपुट्स ले सकता है। सबसे पहले तो सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से वो मटेरियल परचेस कर रहा होगा, राइट। ये मटेरियल कैन बी रॉ मटेरियल, दिस मटेरियल कैन बी स्टोर मटेरियल। तो मटेरियल जितने भी परचेस कर रहा होगा, इसके लिए क्या है, प्लस ये तो मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल, स्टोर प्लस एसेट्स। ये सब क्या गुड्स है। एक कंपनी के लिए गुड्स क्या होगा, ही होगा जो जितने भी मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल, स्टोर मटेरियल, जितने भी एसेट परचेस, दिस ऑल आर गुड्स। तो ये गुड्स जब परचेस करता है, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, स्टोर मटेरियल या फिर एसेट, ठीक है, तो इसमें इनपुट जीएसटी पे किया होगा। इसमें जीएसटी पे किया था टू दी सप्लायर को, फिर सप्लायर लेके इसको गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, राइट। तो एक पार्ट कहाँ से पे आया कि सर इनपुट ऑफ मटेरियल एसेट्स। अब बाकी क्या है, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है। बेसिकली हम लोग एक्सपेंडिचर बोले तो यहाँ पे किसका बात करें, बोलो, सर्विसेज का बात कर रहे हैं, राइट। तो पीएल अकाउंट में अदर देन मटेरियल, ठीक है, डेप्रिसिएशन, स्टोर्स, बाकी जितना खर्चा, अदर ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा गिरता है, ऑब्वियसली सैलरी कुछ और उसमें तो जीएसटी नहीं है, वो सब मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितना भी प्रिंटिंग स्टेशनरीज, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, ठीक है, जितना भी है मैक्सिमम जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वो सर्विसेज में हम लोग उसमें भी हम लोग जीएसटी पे किए होंगे टू दी सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो एक कंपनी में इनपुट कहाँ से आ सकता है, इनपुट जीएसटी का सिचुएशन, एक तो सर जितना मटेरियल परचेस किए होंगे, रॉ मटेरियल में, स्टोर मटेरियल में, एसेट्स में। तीसरा, जितना भी सर्विसेज लिया हुआ कंपनी, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ रिपेयर मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, ये प्लस कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, एक से बहुत सारा सर्विसेज हो सकता है। सर्विस का कोई नेवर एंडिंग लिस्ट है। तो वो सब में अगर जहाँ जहाँ जीएसटी एप्लीकेबल, कुछ में सर्विसेज में जीएसटी एग्जेम्प्ट था, कुछ में जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो उसमें सप्लायर जीएसटी चार्ज किया होगा, तो एज अ सर्विस रिसिपिएंट आई मस्ट हैव पेड दिस जीएसटी टू द सप्लायर, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट है, इनपुट जीएसटी है। तो नाउ यहाँ का वर्ड क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, अब सपोज इसमें कोई डाउट है इनपुट जीएसटी में, व्हाट इज इनपुट जीएसटी समझ में आ रहा है? अरे यार दूसरा कलर चाहिए। व्हाट इज इनपुट जीएसटी समझ में आ रहा है? जो बेसिकली जो भी कंपनी, एक कोई भी कंपनी जो भी मटेरियल परचेस करता है, जो भी एसेट परचेस करता है, जो भी सर्विसेज लिया हो, उसमें जो भी जीएसटी पे किया हुआ, दैट इज इनपुट जीएसटी, करेक्ट, दैट इज। अब नाउ तो सर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन आया किस लिए। अब नाउ एज अ कंपनी हम क्या करते हैं, अगर इफ़ आई एम अ ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चरर है, हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली सेल किए होंगे, सेल ऑफ गुड्स, तो उसमें हम जीएसटी कलेक्ट किए होंगे फ्रॉम पार्टी, कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स। तो ये जो जीएसटी हम कलेक्ट किए होंगे, व्हाट इज दिस, ये तुम्हारा क्या है, आउटपुट जीएसटी है, जो कि ना तुम्हारा एक लाइबिलिटी है, राइट, जो कि ना मेरा लाइबिलिटी है। अब अलग अलग गुड्स में अलग अलग जीएसटी का रेट है, तो डिपेंडिंग ऑन दी नेचर हम कौन सा टाइप का गुड्स मार्केट में बेच रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आई हैव कलेक्टेड द जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर्स, उसको आपको पे करना है। तो नाउ जीएसटी में एक वर्ड था तुम्हारा क्या, कि जीएसटी अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं जीएसटी इज अल्टीमेटली बियर बाय कौन, कस्टमर, जो कि ना
लोग बोल सकते हैं फाइनल कंज्यूमर। जो फाइनल कंज्यूमर होता है अल्टीमेटली वही जीएसटी को बियर करता है। अब सर कैसे, हाउ? सपोज एक गुड्स बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाया होगा, राइट? तो मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाया था ना, बनाने के बाद किसी को सेल किया होगा, तो सेल के टाइम में जीएसटी कलेक्ट किया था, तो इसके लिए वो लायबिलिटी था। सपोज जीएसटी कितना कलेक्ट किया था, 1000 10,000 रुपये कलेक्ट किया होगा। फिर ये सामने वाला क्या किया होगा, फिर तुम्हारा इनपुट टैक्स ले लिया होगा लायबिलिटी से, कितना, सपोज उसका सर्विसेज था, ये 5,000 ले लिया होगा, तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली कितना गया इसमें, 5,000 किया। अगेन ये सामने वाला बंदा फिर क्या किया, सपोज ये कोई डीलर को बेच दिया, सोल्ड टू डीलर, तो उसमें क्या किया होगा, यही था ना, जीएस डीलर को ही बेचा था अल्टीमेटली। अब डीलर सेल कर रहा है किसको, कस्टमर को बेचेगा डीलर। अब डीलर जब कस्टमर को बेचा, सपोज उसमें फिर से वो जीएसटी कलेक्ट किया, उसी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके, यहाँ पे वैल्यू का लेके करते हैं, सपोज 1 लाख का माल यहाँ बेचा था, इसमें 18% जीएसटी होता है, तो 1 लाख का 18% कितना हुआ, 18,000। ओके, उसमें से 5,000 को क्रेडिट ले लिया, तो यहीं से स्टार्ट, इनपुट टैक्स को भूल जाते हैं, स्टार्ट तो यहीं से हुआ अल्टीमेटली। ओके, कितना, 18,000। ये सामने वाला 18,000 लेकर सपोज गवर्नमेंट को जमा कर दिया, पे टू दी गवर्नमेंट, फाइन। अब नाउ डीलर उसको 1,10,000 में बेचा, तो प्लस जीएसटी दिया, तो 1,10,000 का @18% करो, कितना होता है, करो कैलकुलेट, जो भी जीएसटी, 19,800, राइट। तो ये जीएसटी कलेक्ट किया होगा कस्टमर से, कलेक्टेड कस्टमर से फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर, 19,800। अब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल गया होगा, 18,000, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम परचेस करके ला, जो जब तक फाइनल कंज्यूमर तक नहीं जाए तब तक जितना हाथ घूमेगा पिछला वाला को उसका क्रेडिट मिलते जाएगा। तो नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे कितना हुआ, 1,800। इसको बस नेट जीएसटी लायबिलिटी इसका हाथ से कितना लगा, 1,800। तुम देखो ये जो 1,800 लगा, ये क्या चीज़ के ऊपर लगा बोलो तो बेसिकली जो 1 लाख का वैल्यू 1,10,000 में बेचा, तो 10,000 रुपया था ना, वैल्यू एडिशंस हुआ था, ये 10,000 रुपया वैल्यू एडिशंस, उसी के ऊपर बस 18%, दैट इज कितना, 1,800। तो अल्टीमेटली एक बात बताओ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट का अगेंस्ट में टैक्स कितना मिला होगा, गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट का अगेंस्ट में कितना मिला होगा गवर्नमेंट को, सर गवर्नमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल गया था कितना, 18,000। ओके, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को पे टू गवर्नमेंट कितना, 1,800। सो टोटल जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट कितना, 18,000। कैसे, जो मैन्युफैक्चरर था, जो ये था, ये ऑलरेडी, सॉरी नॉट 18, 19,800, ये ऑलरेडी 18,000 दे चुका था, प्लस ये डीलर फिर कस्टमर से जो कलेक्ट किया था वहाँ से फिर 1,800 दिया, अल्टीमेटली 19,800 गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना चाहिए था, बिकॉज फाइनली जब गुड्स बिका 1,10,000 में बिका, उसका रेट होता 18%, तो 19,800 रुपया गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, तो गवर्नमेंट को मिल गया। दैट मीन्स ये जो डीलर था बीच में, ये क्या किया, एक हाथ से पार्टी से जीएसटी लिया 19,800, दूसरा हाथ से क्या किया, वो जो अपना जीएसटी खरीद के परचेस किया था, 18,000 जीएसटी लगा था ना उसका परचेस का टाइम में, इसको पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब बाकी जो 1,800 रुपया जो उसका लायबिलिटी बनता है, जो कि ना हम पार्टी से कलेक्ट किए, वो हम जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर दिए। तो पार्टी से हम 19,800 कलेक्ट किए, आउट ऑफ 19,800 में 18,000 तो ऑलरेडी हम परचेस का टाइम में दे चुके हैं,
तो एक ही चीज़ पे कितना बार गवर्नमेंट टैक्स लेगा? डबल टैक्सेशन इम्पैक्ट हटाने के लिए तुमको आईटीसी क्रेडिट आया है जस्ट टू रिमूव डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट। एक ही चीज़ में कितना बार आएगा? इनपुट टैक्स से क्रेडिट देगा। नाउ फाइनली ये 19,800 बेयर कौन किया? फाइनल कंज्यूमर। तो बीच में जो डीलर था या फिर मैन्युफैक्चरर था, इसका क्या पॉकेट से कुछ खर्चा हुआ? नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरर क्या किया? डीलर से कलेक्ट किया। डीलर क्या किया? कस्टमर से कलेक्ट किया। अब डीलर वो जो परचेज का टाइम में जो पेमेंट की जीएसटी पे किया था, वो यहाँ पे जीएसटी जगह जब लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है। बिकॉज वी ऑल नो कि जीएसटी इज अल्टीमेटली बेयर कौन करता है? बाय द फाइनल कंज्यूमर, कस्टमर। तो फाइनल कंज्यूमर 19,800 दिया ना, तो बस गवर्नमेंट को टोटली 19,800 मिलने से मतलब है। अब बीच में जो भी था मैन्युफैक्चरर, डीलर, सबको क्रेडिट मिलते गया। ओके, तो जब जीएसटी का रेट बढ़ता है तो कंपनी को कुछ एज अ सेलर या मैन्युफैक्चरर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, उसका सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता होगा, बट अल्टीमेटली कॉस्ट बेयर कौन कर रहा है? फाइनल कंज्यूमर। ठीक है। नाउ तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर आया किस लिए? कि सर क्वेश्चन है कि ये जो आप आईटी से ले रहे हो, दिस आईटी से जो आप ले रहे हो, क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मनी नॉट इनकम टैक्स, सीबीआई से जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, सब चीज़ में तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा इसका मतलब। तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चीज़ में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने का क्या कंडीशंस है। सपोज परचेस कर लिया हम, ठीक है, बस माल मेरे पास आया ही नहीं, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेके बैठे हैं, हम पेमेंट ही नहीं किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेके बैठे हैं। तो क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? मेरे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, हम आईटीसी क्लेम कर लेके बैठे हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल बिफोर क्लेमिंग आईटीसी? ठीक है, वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे बेसिकली। आईटीसी होता क्या हम लोग सबको पता है। आईटीसी क्या है? जो भी हम सर्विस लिए, परचेस किए, ठीक है, वो सब पे जो हम जीएसटी पेमेंट किए उसको हम अपना आउटपुट जीएसटी के साथ सेटअप करने को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। बट इसके लिए सर रूल्स क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग उसके लिए क्या कंडीशंस क्या है, कौन कौन सा आइटम पे नहीं मिलता, तो वो सब डिस्कस करेंगे बेसिकली। ब्लॉक क्रेडिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या डिस्क्राइब व्हाट आर द इनपुट्स, क्या होता है इनपुट, सर्विस क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो अभी हम डिस्कस किए। इनपुट्स मतलब क्या? रॉ मटेरियल इनपुट। सर्विस मतलब जो सर्विस, कैपिटल गुड्स जो एसेट वगैरह परचेस कर रहे हैं। नाउ एक्सप्लेन द वेरियस कंडीशंस, टाइमलाइन, रेस्ट्रिक्शंस, प्रोसेसेस फॉर टेकिंग आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, कंडीशंस क्या है, टाइमलाइन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रोसेस क्या है आईटीसी क्लेम करने का। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा ब्लॉक क्रेडिट। अगर तुमको ये ब्लॉक क्रेडिट नहीं पड़ा होगा तो तुम डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किस में क्रेडिट मिलेगा, किस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो तुमको एज अ सी ए में एज अ कंसल्टेंट, एज अ एम्प्लॉय, यू मस्ट नो दिस कि सर ब्लॉक क्रेडिट का तो आइडिया होना चाहिए कि इसमें आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करेंगे जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट का टाइम में। जो बेसिक कंसेप्ट क्लास हम लोग किए थे वहाँ देखे थे। सबसे पहले सर आईजीएसटी के साथ सबसे पहले हम लोग सीजीएसटी क्या करेंगे, आईजीएसटी पेमेंट करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी एचजीएसटी। सीजीएसटी को एचजीएसटी के साथ नहीं कर सकते, तो ऑर्डर हम लोग सीखे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। ये सब पूरा कहानी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बार के लिए कहानी जो है इसको जस्ट एक बार के लिए रीड ऑफ कर लेना। द स्कीम इज डिजाइंड टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट, जो हम बता रहे थे, ऑफ टैक्सेस, राइट। बिकॉज अगर एक ही चीज़ पे डबल डबल टैक्स लेगा तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा सामान का। तो कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए लाया गया है आईटीसी वाला कंसेप्ट, एंड मेक्स जीएसटी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर ही बियर करेगा, और जो स्टेट में फाइनली पहुंचेगा उसी स्टेट को वो पैसा मिलना चाहिए जीएसटी का। डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले क्या होता था वैट का केसेस में, जो स्टेट से माल बिका उसी स्टेट का गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रहा था। अभी ऐसा नहीं है, जिस स्टेट में माल जा रहा है उस स्टेट का गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, तो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, रीड एंड अंडरस्टैंड, उसके लिए है। दूसरा, ब्रॉडली आईटीसी इज अवेलेबल ऑन ऑल इनपुट्स। मैक्सिमम केसेस में आईटीसी अवेलेबल है इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स में है। यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। अगर हम किए हो टैक्सेबल पर्सन का, दैट इज अगर हम इफ आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बिजनेस करते हैं, तो जो भी इनपुट्स लिए होंगे, इनपुट सर्विसेज लिए होंगे, बार बार यहाँ पे ये वर्ड बताएंगे, हम रिपीट करेंगे, इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स। तो तुमको समझ में आ रहे हो क्या बोलने मांग रहे। कैपिटल गुड्स मतलब जितना एसेट तुम परचेस करते हैं, इनपुट सर्विसेज मतलब सर्विसेज लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है,
इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल का बात करें। नाउ एक्सेप्शन इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट जो अभी हम लोग करेंगे कि कौन कौन सा केसेस में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। इवन अगर हम बिजनेस पर्पस में भी उसको यूज़ करें तब भी तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, आईटीसी इज यूज्ड। आईटीसी कब हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जब हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं तब ना, ऑन टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट, GST law does not require one-to-one correlation between input and input services and final product या फिर सर्विसेज। क्या वन टू वन कोरिलेशन चाहिए क्या? नो। तुम कुछ भी इनपुट लो, कुछ भी इनपुट सर्विसेज लो, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे में सेटअप हो जाएगा। तो एनी एलिजिबल आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एनी टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई। सपोज हम 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। IGST is another core aspect of GST. It is transited tax to enable transfer of ITC when goods and services move from one state to another. This is a unique feature in Indian GST through IGST. क्या हुआ, तुम एक स्टेट में ITC ले लिया, ठीक है, अब अल्टीमेटली गुड्स कहाँ जा रहा है, दूसरा स्टेट में। सपोज ये जो हम एग्जांपल लिए थे, कहाँ ये सपोज ये जो डीलर था, ये डीलर कहाँ का था, सपोज वेस्ट बंगाल का था। तो डीलर जब तुमको माल बेचा तो तुमसे 19,800 माल कलेक्ट किया था, ये उसका आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी था। और वो क्या किया, 18,000 एडजस्ट करने के बाद 1800 रुपये जमा किया, फाइन। तो उस टाइम सपोज अब देखा गया ये जो टैक्स है आईजीएसटी वाला टैक्स है, तो ये जो 18,000 एडजस्ट किया होगा ये अपना इसमें, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट जो फाइनल कंज्यूमर वाला गवर्नमेंट स्टेट है उसको फिर जीएसटी उतना टैक्स पास ऑन करेगी, ठीक है। इनकेस ऑफ आईजीएसटी एक होगा ना, इनकेस ऑफ आईजीएसटी मूवमेंट होगा तो हो गई। सिंस आईटीसी कैन बी अवेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई एज अ नेचुरल कोरली, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल when tax is not payable on output supply, that is on exempt supply ना, राइट। बिकॉज एक वर्ड पहले बताया कि आईटीसी हम लोग कब यूटिलाइज करते हैं, अगर तुम्हारा आउटपुट सप्लाई मतलब जो भी तुम सप्लाई दे रहे हो, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो तुम कैसे उसको तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते आईटीसी, तो आईटीसी तो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसको डिटेल में हम लोग करेंगे। तीसरा, द एक्सेप्शन टू दी अबव प्रिंसिपल, इसका कुछ एक्सेप्शन है क्या, इज जीरो रेटेड सप्लाई। दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है सर, एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई अगर हम कर ले सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। उस एरिया में अगर हम किसी को सप्लाई करते हैं तो हम लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको गवर्नमेंट जीरो रेटेड करके रखा। तो जीरो रेटेड इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट उस केस में एक्सेप्शन है, हमको आईटीसी मिल जाएगा। Where ITC is available even no tax is payable on output supply। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या फिर सेज एरिया में भेजते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस में जीरो रेटेड सप्लाई है, तो वहाँ पे भी अब तुम बोले सर जीरो रेटेड सप्लाई तो एग्जाम सप्लाई होता है तो आईटीसी तो मिलना चाहिए, बट वहाँ पे मिलेगा। सच आईटीसी कैन बी यूज्ड आइदर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाईज मेड विथ टैक्स, या फिर रिफंड मिल जाएगा ऑफ द सेम कैन बी ऑब्टेन। अब सपोज मेरा आउटपुट सप्लाई में जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ जीरो, हम खाली एक्सपोर्ट ही करते हैं, तो जो हमको इनपुट टैक्स लगा हम पे किए होंगे उसका हमको रिफंड मिल जाएगा। अगर सपोज जीरो रेटेड सप्लाई भी है प्लस नॉर्मल सप्लाई भी है, मतलब टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो हम उसको टैक्सेबल सप्लाई कैसे एडजस्ट कर लेंगे। तो दिस सिंपल मैकेनिज्म इज यूज टू मेक एक्सपोर्ट। हाँ, रिफंड क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ओनली। सपोज तुम इफ़ यू आर अ एक्सपोर्टर, ठीक है, तो तुम्हारा टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई नहीं, जो एक्सपोर्ट वाला केसेस में तुम्हारा अभी टैक्स नील रेट करके रखा है, तो वहाँ पे तुमको तो पूरा रिफंड मिल जाएगा। सिंपली मैकेनिज्म इज टू मेक रिफंड, किस चीज़ का, इनपुट टैक्स का मिल जाएगा। सिंपली मैकेनिज्म इज टू यूज टू मेक एक्सपोर्ट्स हम लोग एंड सेल्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री। सिंपल है कि भाई एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोट करें, टैक्स फ्री करें, तभी जाके प्रमोट होगा।
ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, बट प्रैक्टिकली नॉलेज तो चाहिए यार तुमको। कोई तुमसे अगर पूछेगा आईटी से क्या होता है, तो एग्ज़ाम सॉल्व क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं करेंगे हम लोग, हमको कहानी बताना है ना, ये होता है आईटी से। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या है फर्स्ट, आईटी से किस लिए आया गया सर? टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, सो दैट अल्टीमेटली जीएसटी कौन बेयर करेगा? फाइनल कंज्यूमर। इसके बीच में जितना भी है डीलर, होलसेलर, ये सबको क्या होगा? पिछला जो जीएसटी पे किया होगा परचेज का टाइम में, उसको क्रेडिट मिलते जाएगा। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट में फाइनली गुड्स जाके पहुंचता है, उस स्टेट का गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना चाहिए। दैट मीन्स इससे पहले वाला स्टेट में अगर कोई आईटी से लिया होगा सेम गुड्स का मूवमेंट में, तो उसका वो गवर्नमेंट उतना इसको देगा, आपस में सेटलमेंट करेगा। Now broadly ITC is available on all input services capital goods except जो क्या ब्लॉक क्रेडिट हम लोग करेंगे। दूसरा फिर हम लोग क्या बोले सर? ITC ओनली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई में। ठीक है, दैट मीन्स अगर एग्जाम सप्लाई है तो हम लोग नहीं कर सकते, बट इट हैज़ सम एक्सेप्शन। क्या है? तो सर अगर जीरो रेट में सप्लाई है फॉर एक्सपोर्ट, या फिर अगर हम अपना इंडिया का अंदर ही कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऑल दो तुम्हारा टैक्स जीरो रेट है, तो तब भी तुमको आईटीसी मिल जाएगा। अगर तुम्हारा सपोज ओनली एक्सपोर्ट है, जीरो रेट सप्लाई, तो तुमको रिफंड मिल जाएगा। क्या? ठीक है। इफ टैक्सेबल पर्सन मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो गुड्स बेच रहे वो जीएसटी लेविएबल है। ठीक है। तो इफ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई, सपोज हम एक टैक्सेबल पर्सन से हम जो सप्लाई करते हैं उसमें कुछ में जीएसटी लगता है तो टैक्सेबल है, कुछ में जीएसटी नहीं लगता, एग्जाम सप्लाई है। हो ही सकता है ऐसा सिनेरियो। हम एग्जाम सप्लाई वाला भी गुड्स बेचते हैं एंड टैक्सेबल सप्लाई वाला भी गुड्स बेचते हैं, तो ही इज इंटाइटल to full credit of ITC in respect of input services and capital goods exclusively used for taxable supply। याद रहे, तो तुमको हिसाब रखने पड़ेगा कि जो टैक्सेबल सप्लाई, जो हम गुड्स सप्लाई किए प्रोडक्शंस करने में, क्या क्या खर्चा किए होंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल लगा हुआ, क्या क्या इनपुट लगा हुआ, क्या क्या कैपिटल गुड्स खरीदे, उसका फुल मिलेगा। बट नो क्रेडिट एट ऑल for input services capital good exclusively used for exempt supplies। मतलब तुमको अगर पता है कि जो भी हम इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है या फिर कैपिटल गुड्स है, तो उसमें से टैक्सेबल वाला जो सप्लाई वाला गुड्स है उसमें कितना हम यूज़ किए, अनएग्जाम सप्लाई वाला गुड्स में कितना यूज़ है, इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड, तो तुमको टैक्सेबल सप्लाई वाला में फुल मिल जाएगा, और एग्जाम सप्लाई वाला केस में जितना तुम यूज़ किया होगा उसमें नहीं मिलेगा। बट सर क्या होगा अगर हम हिसाब नहीं रख पाए? तो प्रोपोर्शनेट करेगा, उसके लिए अलग से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो याद रहे अगर एक बंदा एक टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है एंड एग्जाम सप्लाई भी करता है। एग्जाम सप्लाई मतलब एग्जाम्प्ट वाला, जीरो रेट वाला। ठीक है ना, जीरो रेट में तो मिल ही जाएगा। इज इंटाइटल्ड टू क्लेम फुल क्रेडिट। कौन सा? अगर आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, जो कि ना एक्सक्लूसिवली था, एक्सक्लूसिवली मतलब इसी पर्पस के लिए, टैक्सेबल के लिए हम यूज़ किए और किसी कहीं पे यूज़ नहीं किए। टैक्सेबल जो गुड्स बेच रहे उसी को बनाने में हम यूज़ किए हैं, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो उसका सर आईटीसी फुल मिल जाएगा। बट अगर एग्जाम सप्लाई के लिए कोई इनपुट सर्विसेज वगैरह लिए होंगे एक्सक्लूसिवली, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट कि नहीं समझ में आया? ना इफ़ कॉमन इनपुट जो हम बताते हैं, अब सपोज हमको आया, जैसे कि बिगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता है इतना मेंटेन करना कि जो हम रॉ मटेरियल परचेस किए होंगे उसमें से कितना एग्जाम में गया, कितना टैक्सेबल गया, इतना मेंटेन अगर तुम नहीं कर पाए, तो दैट इज़ अगर कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट सर्विसेज है, इनपुट सर्विसेज है, इनपुट मटेरियल है, कैपिटल गुड्स है, विच आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल भी किया, तुम एग्जाम सप्लाई भी किया, तो क्या होगा? ओनली प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू दी टैक्सेबल सप्लाई इज अवेलेबल, आईटीसी मिलेगा, पूरा नहीं। द कॉमन आईटीसी इज अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। वैल्यू में अलग से फिर हम लोग करेंगे इसको, हैव बीन मेड इन जीएसटी
जब हम प्रोपोर्शनल आईटी से करेंगे डिटेल में किया कैसे करना है। ओके, तो इन केस ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, अगर हम टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए कर रहे होंगे तो प्रोपोर्शनल आईटी से मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन द रेशियो ऑफ दोनों का वैल्यू में। डिटेल में फिर हम लोग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, ये सब तो तुमको पता ही है। एजेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। एक बार क्लियर, कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो एसेट्स जो बेसिकली है, जो कैपिटलाइज करते हैं हम लोग। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। जो कि ना हम लोग ये करें बिजनेस में यूज़ करेंगे। एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशंस क्या इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में जाके हम लोग रिवीजन में भी लिखेंगे शॉर्ट में। एग्जाम सप्लाई मीन्स क्या क्या आएगा बोलो? नील रेट तो आएगा ही, प्लस होल्डी एग्जाम वाला भी आएगा, प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएगा, तीनों चीज़। तो एग्जाम सप्लाई मेरे साथ से रिपीट करो, क्या क्या आएगा एग्जाम सप्लाई में? जब भी वेन एवर आई विल यूज द वर्ड एग्जाम सप्लाई, मतलब क्या क्या आएगा उसमें बोलो? एग्जैक्टली, नील रेट तो आएगा ही, होल्डी एग्जाम आएगा, प्लस नॉन टैक्सेबल तीनों आएगा। ठीक है। तीसरा, इनपुट मीन्स व्हाट? इनपुट मीन्स इनपुट्स ऑफ एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, राइट, जो कि ना बिजनेस पर्पज में ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। इनपुट सर्विस से मतलब जितना सारा सर्विस का बात करें। इनपुट टैक्स मतलब जो इनपुट लिए हैं, वेदर इट इज इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट मटेरियल, इनपुट सर्विस, उसमें जो जीएसटी पे किए होंगे, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, व्हाटएवर जीएसटी, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट आईजीएसटी, या फिर यूटीजीएसटी, जो भी, ये सब जो भी हम पे किए होंगे वो सब मेरा इनपुट टैक्स है। ठीक है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो भी हम परचेस किए, इनवर्ट सप्लाई, परचेस सर्विसेज लिए, ये सब इनवर्ट सप्लाई होते हैं। मोटर व्हीकल तो हम लोग बाद में करेंगे। एक वर्ड यहाँ पे आएगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स। ये क्या होता है? एक पर्सन है जो कि ना ऑकेशनली कोई ट्रांजेक्शन्स करता है इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, whether as a principal या फिर as a agent in any other capacity, but who has no fixed place of business. एग्जाम्पल बताओ, सपोज कोई चाइना से ठंडे वाटा में इंडिया में कपड़ा वगैरह सेल करने के लिए आया, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑकेशनली आता है, तो वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हुआ। अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी कराने पड़ेगा। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन, बार बार जो हम लोग वर्ड रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ करें, रजिस्टर्ड पर्सन मीन जो पर्सन जो कि ना रजिस्टर्ड है जीएसटी में सेक्शन 25 में। ठीक है। और टैक्सेबल सप्लाई के बारे में क्या बोले? जिसमें जीएसटी लेविएबल है। जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई सर? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। और कौन सा सर? से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट भी आएगा एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आएगा। इंपॉर्टेंट है ये सब कंसेप्ट। ठीक है। इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था सर? एक तो सर हम ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो भी कैपिटलाइज करते हैं अकाउंट्स में हम लोग, दैट इज कैपिटल। एग्जाम सप्लाई में नील रेट, होल्डी एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आएगा। अगेन सर याद रहे, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं आया यहाँ पे, नील रेट आया। उसके बाद अच्छा, जीरो रेट तो नील रेट ही हो गया तुम्हारा। फिर इनपुट्स हो गए यहाँ पे, इनपुट सर्विसेज, इनपुट टैक्स, इनवर्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन। जीरो रेटेड सप्लाई वर्ड जब भी यूज़ करेंगे दैट इज एक्सपोर्ट एंड सेज के बाद हम लोग करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आए थे हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्या होता है ये तो समझ, आप क्रेडिट ले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कंडीशंस क्या है सर? तो उसके लिए हम डायरेक्टली चले जाएंगे कहाँ पे, ये जो है रूल्स के साथ पढ़ेंगे, रूल 36 चैप्टर 5 का। तो सीजीएसटी का देखना, एक एक्ट भी होता है, एक रूल्स भी होता है, दो अलग अलग है। सीजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी रूल्स दोनों को मिलाकर पढ़ने पड़ता है। तो डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एनालिसिस पे। ओके, तो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी? अब सपोज तुम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सामान परचेस करते हैं बाहर से, हम लोग को बिजनेस नहीं करते, तो हम लोग का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो जीएसटी हम लोग परचेस करें, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज
फर्स्ट कंडीशन ही है हमारे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, तो कैसे क्लेम करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी मैंडेटरी। अगर तुम रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, ठीक है, बिजनेस करेगा तभी तुम जीएसटी में रजिस्टर होगा, तुम रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो तुम कैसे क्लेम करोगे, राइट। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल, कोई भी अगर पर्सन रजिस्टर्ड है शैल बी इंटाइटल टू आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनवर्ड सप्लाई मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोक्योर पर लिए होंगे, उसमें जो मेरा जीएसटी लगा था उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है, दिस इज सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन जो सेक्शन 49 का है, एंड जो रेस्ट्रिक्शन वाला जो रूल हम लोग करेंगे वो ब्लॉक क्रेडिट का रूल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की वो भाई बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर हम दैट मीन्स अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज लिए होंगे तो उसका अगेंस्ट में हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो बिजनेस का ओनर होता है उसका बेटी का शादी था तो बहुत सारा गुड्स परचेस किया, सामान परचेस किया, सर्विसेज लेके, वो तो जीएसटी क्रेडिट ले लेगा, आंसर इज नो, बिकॉज बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज़ होना ज़रूरी था, तभी तुमको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो एलिजिबिलिटी था, क्या आईटीसी के लिए एलिजिबल क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा क्या था गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होना ज़रूरी है। नाउ कंडीशंस क्या है भाई, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, इफ ऑल द वर्ड ऑल दी फॉलोइंग चार कंडीशंस अगर फुलफिल हुआ तो ये चारों कंडीशन ए बी और दूर दूर में दिए चारों कंडीशन, ये चारों कंडीशन फुलफिल हुआ तो लास्ट में फिर समरी से हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं कि टैक्स इनवॉइस पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, तुम जो जीएसटी पे किया है प्रूफ किया है, व्हाट डू हैव प्रूफ, कोई भी अगर हम जीएसटी में क्लेम करना है तो मेरे पास प्रूफ क्या है कि हम तुमको जीएसटी पे किए, बताओ प्रूफ क्या है, टैक्स इनवॉइस सर, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, हम उसे परचेस किए, उसमें पेड स्टैम्प मारा हुआ है, तो टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस ही मेरा प्रूफ है कि हम सामने वाला से इतना रुपया का एसेट परचेस किए या फिर इनपुट मटेरियल परचेस किया या फिर सर्विसेज लिए हैं जिसमें जीएसटी इतना % कलेक्ट किया, तो भाई टैक्स इनवॉइस। सो आईटीसी क्लेम कर सकता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का बेसिस से, ऑन द बेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, याद रहे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पज के लिए भी। इनवॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, इशूड बाय द सप्लायर, हम की कोई भी एसेट परचेस किया, गुड्स परचेस किया, सर्विसेज किया, तो टैक्स इनवॉइस देता है सामने वाला, तो टैक्स इनवॉइस अगर मेरे पास है तो हम उसका बेसिस में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। या फिर इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज from unregistered supplier along with proof of payment of tax in case of reverse charge। नया नया में जब जीएसटी आया था बोला था कि कोई अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई सामान परचेस करता है जो कि नॉर्मली जीएसटी जिसके ऊपर चार्जेबल है, इन दैट केस वो सामने वाला पार्टी तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो तुमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तुमको खुद अपना ऊपर इनवॉइस जनरेट करके उसका जो जीएसटी होता है गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेगा। अभी नहीं है, हटा दिया गया, बट था। डेबिट नोट सर, व्हाट इज डेबिट नोट, कुछ लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किए थे हम लोग। डेबिट नोट क्या होता है बोलो, डेबिट नोट कौन इशू करता है, डेबिट नोट कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है ना रिसिपिएंट इशू करता है, बायर इशू करता है, सर बायर इशू करता है डेबिट नोट, सोचो डेबिट नोट जो परचेस कर रहा है पार्टी वही ना इशू करता है डेबिट नोट। अच्छा मेरे लिए हम क्या हुआ, सपोज एक सेलर था, तुमको सेल किया था राइट, अब वो क्या किया, सपोज हमारा प्राइस में रिविजन हुआ तो तुमसे और पैसा क्लेम करना चाह रहा है, तो उसके लिए तुमको क्या फिर से टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा, नो, वो फिर तुम क्या करेगा,
डेबिट नोट देगा तुमको। डेबिट किया मतलब सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट नोट मतलब क्या, तुम सप्लायर का कौन हो, डेटर हो। यू आर डेटर फॉर सप्लायर, है कि नहीं। सप्लायर जितना भी तुमसे क्लेम करेगा तुमको डेबिट करेगा ना, पार्टी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, तो इसलिए डेबिट नोट देगा ना। ओके, क्या डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कब देता है, सब अगर तुम जैसे कि बोला परचेस रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न हुआ तो सामने वाला डेबिट नोट मेरे लिए, तो उसके लिए डेबिट नोट, तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट। उल्टा अगर वो क्रेडिट नोट होता, ये अगर क्रेडिट नोट होता तो मेरे लिए क्या होता है, डेबिट नोट होता। मेरे लिए मतलब हम कौन है यहाँ पे, आईटीसी जो ले रहे, हु आई एम, रिसिपिएंट। हम सर्विस लिए हैं, रिसिपिएंट, आई एम नॉट द सप्लायर। हम आईटीसी ले रहे हैं, एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए क्या है कि सपोज सप्लायर से तुम कोई भी चीज़ परचेस किया था, तो उसका फिर सपोज सप्लायर और एक्स्ट्रा तुमसे चार्ज करने मांग रहा, टैक्स इनवॉइस के बाद भी कुछ कंडीशन था, तो वो तुमसे डेबिट नोट रेस करेगा। उस डेबिट नोट रेस करेगा तो उसके साथ साथ तुम जो जीएसटी भी कलेक्ट किया है तुमसे, तो उसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए, तो मिलेगा बेस्ड ऑन दैट डेबिट नोट। तो उसके लिए डेबिट नोट है, तो तुम्हारे लिए क्रेडिट नोट है, उसका एसेट बढ़ा, तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा। उल्टा जैसे कि तुम बोला था ये तुम्हारा सपोज सेल्स रिटर्न बन, इसमें केस में सेल्स रिटर्न कर हो गया, मतलब मेरे लिए परचेस क्या होगा, रिटर्न। तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस रिटर्न एंड सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रिटर्न। तो अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा कस्टमर कम हो जाएगा, तो तुमको क्या नोट इशू करेगा, वो क्रेडिट नोट करेगा कस्टमर को। तो अगर सप्लायर कस्टमर को क्रेडिट किया, तो हम अगर कस्टमर है तो हम सप्लायर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तब जाके मेरा लायबिलिटी कमेगा ना। इनकेस ऑफ डेबिट नोट उल्टा क्या होगा कि टैक्स का हमको रिवर्सल करने पड़ते हैं, जो आईटीसी अगर ले लिए होंगे तो उसको रिवर्स करने पड़ता है। दूसरा क्या, बिल ऑफ एंट्री अंडर कस्टम्स एक्ट। कस्टम एक्ट में देखना बिल ऑफ एंट्री, सपोज इंडिया के बाहर से कोई आइटम हम इंपोर्ट करके मंगवाए हैं, तो वहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं, वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री रहता है। क्या रहता है, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इम्पोर्ट। इंपोर्ट करके मंगवाया था तो वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री रहता है उसमें, शिपिंग डॉक्यूमेंट के साथ। तो बिल ऑफ एंट्री में उसके बाद वो इंपोर्ट करके लाने के बाद फिर इंडिया में हमको उसका ऊपर जीएसटी भी लग जाता है। जब कस्टम्स का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी भी लग जाता है। ठीक है, हमको खुद, हमसे सप्लायर कलेक्ट नहीं करे, सप्लायर तो फॉरेन पार्टी है, तो सप्लायर हमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करे, इंपोर्ट का ऊपर जो कस्टम वैल्यूएशन का ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करके हम खुद उसका जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो उसका भी तुमको आईटीसी मिलना चाहिए, तो बेस्ड ऑन बिल ऑफ एंट्री मिल जाएगा। रिवाइज इनवॉइस भी कभी कभी देता है। ओके, और क्या, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, फाइनल लेवल पे है बट हम बता देते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। अब सपोज तुम्हारा कॉर्पोरेट ऑफिस एक ऐसा लोकेशन में है, एक ऐसा शहर में जहाँ पे तुम्हारा कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है। अब कॉर्पोरेट ऑफिस का आउटपुट सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, या फिर कॉर्पोरेट एक ही कंपनी का बॉस है तो वो क्या करेगा, तो उसका जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने ही आपस में, जो अदर उसका ये है आईसी, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। नाउ द डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच आईटीसी इज बीन टेकन शुड कंटेन एट लीस्ट, ये सब डेटा, ये जो डॉक्यूमेंट्स का बात किया ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का बात हम लोग ये बताओ। आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, प्रूफ दैट यू हैव परचेज दिस आइटम एंड उसके ऊपर इतना जीएसटी लगेगा, तो प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए क्या, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, डेबिट नोट अगर बाद में फिर से प्राइस रिविजन हुआ होगा, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, रिवाइज इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें ये सब जो डॉक्यूमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ रहना चाहिए सर, सिंपली आपका क्लियरली मेंशन रहना चाहिए कि अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, आई मीन तुमसे कितना चार्ज किया, कौन, द सप्लायर, कौन सा गुड्स या फिर कौन सा सर्विसेज प्रोक्योरमेंट हम किए, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या था, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग चैप्टर करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करके, सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, बेसिकली क्या है इसको, जीएसटी मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सप्लायर का क्या है, एंड रिसिपिएंट का क्या है,
दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है भाई, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर चलो विद इन स्टेट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, CGST HGST लगेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेस्ट बंगाल। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सपोज हम दिल्ली माल भेज रहे तो उस इन्वॉइस में क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। ओके, हम मुंबई माल सेंड कर रहे बेच रहे हैं तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखे मेरे इन्वॉइस में, मुंबई। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी रहना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई तुम लोगों का सिलेबस में इंटर में है कि नहीं है, देखो नहीं है शायद, नहीं फाइनल लेवल पे प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कंसेप्ट समझा देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का फाइनल लेवल पे। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। तो टैक्स पॉइंट, उसके बाद नो ITC ऑफ टैक्स पेड टूवर्ड्स डिमांड्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तुम कोई फ्रॉड किया था, मतलब तुम क्या किया होगा, सपोज तुम एक्चुअली में रॉ मटेरियल परचेस ही नहीं किया या फिर कोई सर्विस ही नहीं लिया, तुम फॉल्स इनवॉइस जनरेट करके तुम उसको GST दिखा के पेमेंट IT से क्लेम किया है, बाद में स्क्रूटिनी हुआ, रेड मारा, पता चला, तो अब पता चला तो तुमसे जी सामने वाला क्या करेगा, GST कलेक्ट कर रहा है, तो ना ये जो GST कलेक्ट कर रहा हो उसका ऊपर जो तुम उसका कोई क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगा। नो ITC ऑफ टैक्स पेड टूवर्ड्स डिमांड्स, डिमांड नोटिस आ गया ऐसा गवर्नमेंट से, GST डिपार्टमेंट से, इन्वॉल्विंग फ्रॉड था। रेस्ट्रिक्टेड ITC ऑन इन्वॉइसेस या फिर डेबिट नोट्स। डेबिट नोट मतलब हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा सप्लायर तुमको डेबिट नोट दिया, मैं तुमसे और क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका डेबिट नोट मतलब तुम्हारे लिए क्रेडिट नोट होगा, उसका क्रेडिट नोट मतलब तुम्हारे लिए डेबिट नोट होगा। नाउ रेस्ट्रिक्टेड ITC ऑन इन्वॉइसेस बाय डेबिट नोट नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन हिज GSTR 1 रीड विथ सर्कुलर नंबर दिस। ये क्या है समझाओ आशीष, बताओ क्या है। अगर सर GST नंबर वो फर्निश नहीं करता है, मतलब क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि GST में एक फ़ायदा क्या है, तुमको ITC तभी मिलेगा जब सामने वाला वो अपना GSTR 1 में, अगर हम किसी से सप्लाई, हम अगर किसी, मेरे लिए जो इनपुट सर्विसेज है या फिर इनवर्ट सप्लाई है, जो मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई है, जो मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विसेज होता है, जो भी है, किसी और के लिए तो वो आउटवर्ड सप्लाई है। फॉर मी इट इज़ इनपुट सप्लायर, इनवर्ड सप्लाई, बट फॉर सप्लायर ये क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई ना, क्या होगा सप्लायर के लिए, आउटवर्ड सप्लाई। हमसे GST चार्ज किया था सप्लायर, अब हमसे GST चार्ज करने के बाद हम चलो 1 महीना बाद 2 महीना पेमेंट तो कर दिए, अब उसको ये जो सप्लायर है ना वो अपना एक रिटर्न दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड GSTR 1, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तुम जो जो बेचा एज अ सप्लायर, तुम जो भी सर्विसेज दिए हो या फिर जो भी हम गुड्स बेचे हैं, तो उसका पूरा ब्रेकअप इनवॉइस वाइज, ईच एंड एवरी इनवॉइस वाइज, कौन सा कस्टमर को माल बेचे, कितना क्वांटिटी बेचे, क्या रेट में बेचे, उसमें क्या GST का रेट था, कितना GST लगा, तो वो सब रहेगा। तो अब देखो एक वहाँ पे एक इनवॉइस नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर रहता है, तो वो इनवॉइस नंबर जो सपोज इन्वॉइस नंबर था तुम्हारा सपोज 101, तो वहाँ पे जब डेटा फिलअप किया होगा रिटर्न में, तब ऑटोमेटिक ये जो इनवर्ट सप्लाई का जब ये रिटर्न करेगा, ठीक है, GSTR 2A था, क्या होता है इसमें, ऑटोमेटिक GSTR 2A में आता है, GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, वो GSTR 1 में जैसे भरा तो उसके लिए सप्लाई तुम्हारे लिए परचेस है ना, ऑटोमेटिक इसका रिटर्न में GSTR 2 में दिखाएगा, तो जब ये मैच कर पाएगा तभी 1:1 वो क्रेडिट ले पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये क्यों किया, बिकॉज फ्रॉड ना हो। सोचो अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रॉड तो पूरा चलेगा। हम क्या करेंगे, हम पहले जैसे कि क्या होता था, पहले क्या होता था कि कौन किसको कितना सप्लाई करा उससे मतलब नहीं, सब अपना अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, और वो लोग जो क्रेडिट लेता था कैसे ना, अपना एक कैलकुलेशन करके, अब उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहता था। तो अब यहाँ पे GST एकदम सिंपल कर दिया, क्रॉस चेकिंग पॉइंट कर दिए कि अगर सच में तुम परचेस किया है तो सामने वाला सप्लायर का अकाउंट को दिखना चाहिए, तो वो अगर रिटर्न में दिखाया होगा तभी तुम्हारे रिटर्न में GSTR 2 में इनवर्ट सप्लाई के रिटर्न में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर गलत इन्वॉइस नंबर होगा
तो यहाँ पे तुम जो यहाँ पे वही गलत इन्वॉइस नंबर, तुम जो इन्वॉइस नंबर दिखाएगा क्लेम करेगा एक्चुअल जीएसटी 2B में, तो 2B जो तुम्हारा ऑटो पॉपुलेटेड है और 2 तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तभी जाकर अगर मिस मैच हुआ तो तुम्हारा फिर इन्वॉइस को रेक्टिफिकेशन कराने पड़ता है, पूरा पूरा मैच हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन्वॉइस नंबर, अमाउंट, सब कुछ। मिसमैच होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर मतलब जो लोग जीएसटी में पर जीएसटी टेक इन्फ्लेटेड या फिर बोगस आईटीसी, बोगस मतलब समझ रहा, ज़्यादा ले रहा या फिर जो कि रियल है ही नहीं। इवन इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, बट उसका केस कोई इनपुट्स ही नहीं है जीएसटीआर 1 में। सो टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर दिस मैल प्रैक्टिस अवेलिंग बोगस आईटीसी by the taxpayer, the certain restrictions has been placed on the availment of ITC। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन लाया गया है कि भाई तुम्हारा पास टैक्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दूसरा चीज़ सामने वाला रिटर्न में दिखाएगा तो। सो ITC ऑन ऑल इन्वॉइसेस या फिर डेबिट नोट्स विच आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन दियर GSTR 1। GSTR 1 क्या होता है बताओ? सप्लायर जो उसका आउटवर्ड सप्लाई जितना भी किया होगा, जितने माल बेचा होगा, सर्विसेज दिया होगा, उसका पूरा इनवॉइस वाइज उसमें डिटेल फिलअप करता है। रिटर्न में तुम लोग IT जब रिटर्न चैप्टर आएगा तो उसमें हम GSTR 1, 2 सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी ITC में है तो GSTR 1 एक रिटर्न है, क्या है, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर होता है सप्लायर, तो उसके लिए GSTR 1 है, तो मेरे लिए GSTR 2B हो जाएगा ऑटो, और 2A फिर करेंगे। नाउ GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निश फैसिलिटी IFF कैन बी अवेल्ड इन फुल, ठीक है। अगर GSTR 1 में कर दिया तो हम अब फुल अवेल कर लेंगे। द रिसिपिएंट गेट्स डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द GSTR, ठीक है, इन हिज GSTR 2 एंड GSTR 2B में। उसका GSTR 1 में अगर सप्लायर ढंग से कर दिया तो रिसिपिएंट जो है हमको पूरा डिटेल्स कहाँ मिल जाएगा, GSTR 2 एंड 2B में, 2A एंड 2B, 2A एंड 2B। अब सर GSTR क्या होता है, जो बार बार डिस्कस करें। GSTR एक मंथली या फिर इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह प्ले क्वार्टरली स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर। तो GSTR 1 में क्या रहता है, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स रहता है। नेक्स्ट, सच डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तुम लोग जिस तरह से हम करा देंगे ना, इनकम टैक्स, GST हुआ, कॉस्टिंग हुआ, इवन अगर काम नहीं भी किया हुआ, कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हम बहुत कुछ काम करके आए। एक है क्या, ये तो सब कंसेप्ट नॉलेज है, बाकी तो कुछ भी तुम काम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द कंसेप्ट तो काम करना कौन सा बड़ा बात है। सच डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर आर कम्युनिकेटेड, राइट। जैसे GSTR 1 में सप्लायर मंथ एंड के बाद ही संग संग लोग करने पड़ते हैं, डेडलाइन है वहाँ पे कितना है डेडलाइन, 10 तारीख है ना शायद, 11 हो गया, 11 कर दिया, 11 कर दिया, पहले 10 था। तो सच डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑटोमेटिक कम्युनिकेट हो जाएगा एंड मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको बोलते हैं ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टू द रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट। अब हम सपोज मेरा हज़ारों कस्टमर को अलग अलग आइटम बेचे हैं, ठीक है, तो जिसको जितना बेचे हैं ऑटोमेटिक हम जब GSTR 1 अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला जो रेस्पेक्टिव मेरा बायर था, मेरा जो रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट था, उसका रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं GSTR 2A। क्या, GSTR 2A। तो सर GSTR 2A एंड 2B क्या होता है, तो GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ। अब GSTR 2B क्या, ऑटो अपडेटेड ITC स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड ऑन GSTR 1 फाइल्ड बाय सप्लायर। 1 फिलअप किया तुम, 1 से डेटा आ गया GSTR 2A में। अब GSTR 2B भी क्या करेगा, ऑटो अपडेट हो जाएगा कि ये सब तुम्हारे लिए ITC अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ओके। उसके बाद तुमको फिर फाइनलाइज करना है कि किसमें GST कितना कैलकुलेशन वगैरह होगा। Invoice furnishing facility is a facility provided by to a quarterly taxpayer who are in composition scheme वगैरह में, QRMP scheme, not composition, QRMP scheme है ये, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, हाँ, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है ना।
टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड, ये तो बेसिकली इसके लिए कॉम्पोजिशन वाला के लिए क्वार्टरली था ना वो, टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर एंड टू पास ऑन द क्रेडिट टू दियर रेसिपिएंट्स। क्या बोल रही है, क्यूआरएमपी में क्या था, क्वार्टरली टैक्स पेयर हु आर इन क्यूआरएमपी स्कीम टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फर्स्ट 2 months ऑफ द सब क्वार्टर एंड टू पास ऑन द क्रेडिट टू दियर रिस्पेक्टिव रिस्क। क्या करें कि जो क्वार्टरली रिटर्न वगैरह सबमिट करता है तो उसके केस में क्या है, तुम बस डेटा तो अपने से अपडेट करने पड़ेगा, तो डेटा अपडेट यहाँ पे कर देता है। However, in respect of invoices या फिर डेबिट नोट्स, the details of which are not furnished by the supplier in GSTR 1, सपोज हम सप्लायर जो है, जो मेरा सप्लायर है, हम जिससे माल परचेस किए, वो अभी इस महीना हम माल परचेस किए, तो इस महीने का जब वो रिटर्न सबमिट फाइल करेगा GSTR 1 उसको दिखाना चाहिए। अब वो गलती से दिखाया नहीं तो हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते, मेरा मिसमैच होगा, तो हम फिर जाकर उसको बोलेंगे, वो दिखाएगा तब जाके ठीक हो, यूजिंग या फिर यूजिंग IFF जो भी है। हेंस कैन नॉट बी सीन इन GSTR 2 एंड 2B में नहीं दिखा पाएगा। अगर अपलोड नहीं किया सामने वाला सप्लायर अपना GSTR 1 में, तो GSTR 2A एंड 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं, हमको दिखेगा नहीं किसका, रिसिपिएंट का। GSTR 1 था सप्लायर का, GSTR 2 एंड 2B मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब हम, जैसे कि हम एज अ सप्लायर, तो हम सप्लायर भी, हम रिसिपिएंट भी है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये जो 1 बोल रहे मेरा सप्लायर का भाई, ये जो 2 है 2B हम एज अ रिसिपिएंट का बात करें, तो ITC कैन बी अवेल ओनली अप टू 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल in respect of the invoice but debit notes, the detail of which have been furnished by the supplier in their GSTR 1 or using invoice furnishing facility। कितना, only ITC can be avail only up to 5% of the eligible credit, जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5% तक हम अवेल कर सकते हैं अगर उसका GSTR 1 में आ गया। 2022 मतलब लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था ये, ठीक है। न्यू क्लॉज हैज़ बीन एडेड टू द सेक्शन 16(2) बाय फाइनेंस एक्ट 2021 टू स्टिपुलेट अ न्यू कंडीशंस फॉर अवेलिंग ऑफ ITC। इट प्रोवाइड्स अस इनपुट एज क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह ओनली इफ द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट हैज़ बीन फर्निश्ड बाय दिस GSTR 1, जो बुक में ऑलरेडी है। कंसिक्वेंटली रूल जितना हैज़ बीन हटा दिया गया है टू एनफोर्स दिस। सो रीड एज फॉलोज, नो इनपुट एज क्रेडिट शैल बी अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ which are required to be furnished under section this unless the details of such invoice or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR 1 and the details of such debit notes have been communicated to this। Thus ITC can now, that means अभी ITC can now be taken only for those services, those invoices debit notes which जिसका डिटेल्स रिफ्लेक्ट कर रहा होगा GSTR 2B में, ठीक है। only when, that is only when the respective supplier vendor have filed the details of such invoice in GSTR 1। तब पहले क्या होता, अर्लियर पहले ITC in respect of invoices but debit notes not uploaded by the supplier in their form GSTR 1 would be avail up to 5% of the eligible credit। एक मिनट रुको तो। सो यहाँ पे अमेंडमेंट्स आया हुआ है, जो यहाँ पे देखा था पहले 5, अगर सपोज कोई रिटर्न सबमिट नहीं किया GSTR 1 में तो तुम 5% तक क्लेम कर पा रहा था, तो उसका अमेंडमेंट होके बोल दिया है यहाँ पे कि अगर ओनली रिटर्न अगर मैं सामने वाला GSTR 1 में अगर दिखाया होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे समरी क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ ITC क्लेम्ड ऑन इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द GSTR 1 शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल ITC अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस नॉट फर्निश्ड। सब नहीं, इनवॉइसेस ये तो हम लोग 5% वाला हटाई दिए। फुल ITC कैन बी अवेलेबल ऑन इम्पोर्ट्स अगर डॉक्यूमेंट्स इशू रहा तो, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्टेड ITC 5% इज कैलकुलेटेड ऑन अ कंसिडरेटेड बेसिस ऑन टोटल ITC एलिजिबल। अब तो इसका ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल हो जाएगा, 5% वाला का तो झमेला नहीं रहेगा यहाँ। जैसे कि यहाँ पे दिया विजय सेल्स
रजिस्टर सप्लायर रिसीव किया 100 इन्वॉइसेस। सर डेट मैंडेटरी होगा क्या? डेट मतलब समझे नहीं, बोलो। सपोज कि 1/1/2022 के पहले वाला कुछ केस ऐसा दे दिया उसके वाला तो नहीं, उसका पहले वाला केस वो नहीं, वो से नहीं देगा। तुम लोग एग्जाम में डेट फेट दे के थोड़ी इतना देगा, उतना पॉसिबल थोड़ी होगा। मतलब नहीं देगा। समझा? अरे बाबू तो सोच आ रही है। ठीक है, तो मार्क करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा अमेंडमेंट्स वाला कुछ कंसीडर करके करना है हम लोग को। विजय सेल्स एक रजिस्टर सप्लायर है, रिसीव किया 100 इन्वॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई, मतलब परचेस किया हुआ गुड्स, उसमें जीएसटी इन्वॉल्व था, 10 लाख रुपीज़ जीएसटी इन्वॉल्व था फ्रॉम वेरियस सप्लायर से अक्टूबर महीने में। आउट ऑफ 100 इन्वॉइसेस, डिटेल्स ऑफ 80 इन्वॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी 6 लाख have been furnished by the supplier in their respective GSTR 1 filed on the prescribed due dates. ठीक है, compute the ITC that can be claimed by this in GSTR 3B. Obviously 3B में हम लोग क्लेम करते हैं जो फाइनली हम लोग GST liability करते हैं for the month of October to be filed in 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible है, normally eligible है। कोई इसमें ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, खाली बस सामने वाला तुमको GSTR 1 में अपलोड कर दे डेटा। नाउ ITC टू बी क्लेम बाय दिस कब GSTR 3 बिफोर फॉर द मंथ दिस नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख से पहले करना होगा। तो नाउ 80 इन्वॉइसेस फर्निश किया, तो अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्व कितना 6 लाख, अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल कितना 6 लाख, 6 लाख ही मिल जाएगा पूरा। अगर अपलोड कर दी तो पूरा मिल जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ भी तुम्हारा ब्लॉक क्रेडिट में नहीं था। दूसरा 20 वाला केसेस में 4 लाख, तो इस केस में तो 25% लिया है, बट हम लोग का अमेंडमेंट हो चुका है, राइट। ये फाइनली फिर हमको RTP रिलीज़ किया होगा, उसमें एक बार आंसर चेक कर लेना वो लोग कैसे अमेंडमेंट को लेके कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, एक बार देख लेना। RTP में RTP रिलीज़ किया होगा, एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मेरा ख्याल से अमेंडमेंट लेके करना चाहिए। नोट में यहाँ पे दिया 100% ITC कैन बी अवेल ऑन इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय दिस, और जो फर्निश नहीं किया उसका हम लोग क्या कर रहे थे 5% ले रहे थे, बट ये अमेंडमेंट आ चुका है, अब तो नहीं मिलना चाहिए तुमको, ठीक है। ये अमेंडमेंट आ चुका है, अब तो नहीं मिलना चाहिए, नील हो जाएगा। एक बार बस RTP से आंसर चेक कर लेना, ठीक है। इस टाइप का जहाँ पे भी अमेंडमेंट होता है RTP में उसका क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, वो क्या कहता है 100 इन्वॉइस, वो इसका इनवर्ड सप्लाई 100 था, उसमें से तुम्हारा आउट ऑफ दिस 85 इन्वॉइसेस हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर एंड अभी तुम्हारा नहीं हुआ 5, तो 85 का जितना सप्लाई हुआ है दैट इज़ कितना, उसका GST कितना था 9.7 लाख, तो पूरा मिल जाएगा, तो बस ये तुमको नहीं मिलेगा। बाकी 15 इन्वॉइसेस नॉट फर्निश्ड इन GSTR 1 कितना था उसका GST अमाउंट कितना था बाकी जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली इतना 30 लाख, तो इसका तुमको नहीं मिलना चाहिए, फर्निश नहीं किया तो, ठीक है। एज पर अमेंडमेंट अगर हम लोग जाए तो नहीं मिलना चाहिए, और अमेंडमेंट एप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा 1/1/2022 से है, तो एग्जाम से 6 महीने पहले का अमेंडमेंट है, तो ये एप्लीकेबल होगा। पहले 5% तक वो ले पा रहे थे, इसीलिए बुक में 5% को लेके किया है, बट अभी 5% वाला हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन तुम्हारा क्या था, जो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे सर, एक तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसी का पढ़ते पढ़ते देखा कि सर सामने वाले को तभी मिलेगा जब उसको GSTR 1 में दिखाएगा सप्लायर, तो और मेरा GSTR 2B में फ्लो करेगा, तभी हम वो कर पाएंगे 100% क्लेम, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर सामने वाला GSTR 1 में नहीं दिखाया होगा तो उसका GST हम क्लेम नहीं कर सकते। पहले 5% अलाउ कर रहा था, अभी वो भी नहीं कर रहा, ठीक है। अमेंडमेंट हो चुका है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, दूसरा पॉइंट कंडीशन, 4 कंडीशन था। दूसरा रिसीप्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, जो गुड्स हम परचेज किए वो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुआ, तो तब तुम कैसे ITC क्लेम कर सकते हो, राइट। तो रिसीव ऑफ गुड्स इज इंपॉर्टेंट। इसका एक एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल वाला,
आज अभी हम समझा देते हैं। तुम लोग कोई जन अमेंडमेंट को देखते रहना, कुछ अगर अमेंडमेंट आएगा तो बताना। ऐसे मेरा पास एक पेन है, यहाँ से कवर करा देंगे। सो बिल टू शिफ्ट टू मॉडल, इसको समझना है हम लोगों को। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। बाबू क्या हुआ? सपोज ये जो सप्लायर है, सप्लाई बाय ए टू बी, ए सप्लाई बाय ए टू बी, ठीक है। पर पहले कहानी पढ़ने होगा ना, तभी हम लोग बोल पाएंगे। इसका कहानी है यहाँ पे, क्वेश्चन रीड करते हैं ना, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज ये एक ट्रेडर है, को बिल करेगा तो क्या वो तो टैक्स इनवॉइस रेस करेगा? हाँ, सब अपना अपना टैक्स इनवॉइस रेस करेगा, तो वो अपना ही एड्रेस डालेगा प्लेस ऑफ सप्लाई या वो हम बता देंगे। अभी एग्जांपल जब आएंगे हम आपको बताते हैं। सपोज ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, राइट। अब यहाँ पे ए किसको मान रहे हैं हम लोग, जिस तरह से एग्जांपल दिए उसी तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। ये हम लोग का बेसिकली कौन है, ये सप्लायर है, ठीक है। बी कौन था, मेन बायर। सी कौन है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, ठीक है। नाउ बी ए को क्या किया, गिव्स ऑर्डर टू सप्लाई, और बी ए को बिल भी रेस करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे तुम जो बोला इनवॉइस होगा, ये जो इनवॉइस, छोड़ो ना, ऐसा करते हैं, ये रहा तुम्हारा टैक्स इनवॉइस। कौन टैक्स इनवॉइस रेस करेगा, बी लिमिटेड का। टू किसको टैक्स इनवॉइस रेस करेगा बोलो, ए को, बी को या सी को? मेरा केस में क्या था, ए था तुम्हारा कौन, सप्लायर, सॉरी ए सप्लायर था, बी बायर था, ये ए लिमिटेड होगा ना, बी तुम्हारा बायर था, एंड सी तुम्हारा थर्ड पार्टी है जहाँ पे माल डिलीवर करा है। तो ये टैक्स इनवॉइस कौन रेस करेगा, ऑब्वियसली बात है ए लिमिटेड रेस करेगा, हाँ। ये तुम्हारा ए लिमिटेड जो सप्लायर है वो रेस करेगा, जो कि ना एक सप्लायर है। तो अल्टीमेटली बी ए को ऑर्डर दिया था, ए ऑर्डर दिया, ऑर्डर दी गिवन, तो ये उसको टैक्स इनवॉइस रेस करेगा, हाँ कि नहीं। तो नाउ हम करेंगे टू बी लिमिटेड बोल के उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर दे दिए, ओके। अब इनवॉइस में हमको लिखने पड़ता है क्या पता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसका देंगे तुम ही बताओ, क्या बी का होना चाहिए या सी का होना चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जाए तो अल्टीमेटली गुड्स फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे सी का एड्रेस रहना चाहिए ना, इसको हम लोग बोलते हैं पता है, बिल टू पार्टी। इसको हम लोग बोलते हैं बिल टू पार्टी, और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा अल्टीमेटली यहाँ पे हम कर रहे हैं शिफ्ट डिलीवरी, बट बिल इसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिल इसको कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। दैट इज ये सामने वाला जो टैक्स इनमें दो पार्टी का नाम तुमको दिखेगा, बिल टू शिफ्ट टू। ये शिफ्ट मतलब ये शिफ्ट नहीं रहे, गलती लिखा, SHIFT शिफ्ट, ठीक है, ये वाला शिफ्ट नहीं, शिफ्ट टू पार्टी, बिल टू पार्टी एंड शिफ्ट टू पार्टी, ठीक है। तो बिल टू किसको करेंगे, ऑब्वियसली बात है जो ए लिमिटेड सप्लायर है उसको जो ऑर्डर दिया था सेल करने के लिए, तो बी ऑर्डर दिया था, तो बिल को हम बिल करेंगे, तो पैसा तो हम इसी से क्लेम करेंगे। अब ये हमको बोला तुम हमको मत डिलीवर करो, तुम सी को करो, तो यहाँ पे सी का नाम रहेगा, सी लिमिटेड का। पर यही वाला केस में अगर ए बी बोलता तो आप हम ही को करो, तो बिल टू भी बी होता, शिफ्ट टू भी बी होता, राइट। इफ buyer, if bill to shift to same party, bill to and shift to can be same party, और अगर डिफरेंट हुआ तो ये वाला केस
इस राइट साइड में हम शिप टू पार्टी का एड्रेस, नाम, जीएसटी नंबर देंगे, लेफ्ट साइड में बिल टू पार्टी का एड्रेस, नाम, जीएसटी नंबर सब कुछ देंगे हम लोग, राइट। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी, सपोज सी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर, जो कि ना रजिस्टर्ड पर्सन, सपोज यहाँ पे बी को यहाँ पे हम कस्टमर था बायर, हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द वेंडर, सपोज ए। ओके, तो ए एक्चुअली सप्लायर है, बी बायर है, सी थर्ड पार्टी है। नाउ इन अदर वर्ड्स ए बिल टू बी, ए ऑब्वियसली बात है बिल करेगा किसको, बी को, बट शिफ्ट किसको किया, किस कहाँ पे डिलीवर किया है, सी, ऑन डायरेक्शन ऑफ बी, बी बोला है ना तभी जाके वो किया, राइट। सो यहाँ पे ए बिल कर रहा है बी को, बट शिफ्ट कर रहा है सी को ऑन डायरेक्शन ऑफ बी। इन इफेक्ट टू सप्लाई, दैट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में दो सप्लाई है ना। अगेन देखो अब क्या होगा, ए तो एक हुआ, यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई बाई ए टू बी एक हुआ, दूसरा अगेन सप्लाई बाई, सॉरी सप्लायर कौन था हम लोगों का, ए लिमिटेड था ना, बी, ठीक है, सप्लाई बाय बी टू सी। यहाँ पे आप बी लिमिटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा किसको, सी लिमिटेड को, टू सी लिमिटेड, वो सी लिमिटेड को टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन है बट दो, एक ट्रांजेक्शन है बट दो टैक्स इनवॉइस इसमें इन्वॉल्व है, याद रखना। ये चीज़ यहाँ पे बता, टू सप्लाईज टेक प्लेस इन दिस सिनेरियोस, दैट इज एक होगा तुम्हारा ए टू बी, बट बी के पास माल गया ही नहीं, माल गया सी के पास, पर बिल तो हम बी को ही करेंगे, ऑर्डर तो 20 दिया था, एंड दूसरा फ्रॉम बी टू सी। दस अंडर दिस मॉडल द कस्टमर, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, who purchase such goods does not receive the said goods, that means बिल टू शिफ्ट मॉडल में तो जो कस्टमर है जो एक्चुअली में गुड्स परचेज, उसके पास माल पहुंचे नहीं, माल तो उसका इंस्ट्रक्शन में थर्ड पार्टी का बस पहुंचा, तो सर इसका मतलब ये है कि जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशंस अगर है 662B का तो नहीं मिलनी चाहिए, बट यस मिलेगा, इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट मॉडल मिलेगा। तो फॉर सच केसेस द वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू 1662B इज डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन जो हैज रिसीव द गुड्स, इसको ये माना जाता है इस केसेस में, इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट मॉडल, कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स मिला है, ऑल्दो फिजिकली नहीं मिला बट एक्ट में ये माना जाता है कि एज इफ उसको गुड्स मिला है। ओके, इन अदर वर्ड्स गुड्स डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन्स, दैट इज सी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल वगैरह वगैरह, आइदर बिफोर या फिर ड्यूरिंग द मूवमेंट्स आर during the movements are deemed to have been received by such registered persons. So ITC will be available to the registered person on whose order, जिसका order में the goods are delivered to the third person. ठीक है ना, सेम चीज़ जो तुम्हारा गुड्स का केस में हुआ, सेम चीज़ तुम्हारा सर्विसेज के केस में भी होगा, हो सकता है। अब बताओ ये एग्जाम्पल, ये जो था तुम्हारा एग्जाम्पल क्या था, सेम, ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बिल टू शिफ्ट टू, ये यहाँ पे सप्लाई बाय ए टू बी, ए बी को बिल रेस किया, बट एक्चुअली हम डिलीवर कहाँ पे किया, सी में किया। ये मेरा बिल टू है, दिस इज माई बिल टू पार्टी, एंड ये मेरा शिफ्ट टू पार्टी है। किसके लिए, फॉर हुम, फॉर ए, अगेन फॉर बी यही होगा उसका फिर, तो एक ए इसको रेस करेगा टैक्स इनवॉइस, ए भी इसको टैक्स इनवॉइस रेस करेगा, तो दो टैक्स इनवॉइस रेस होगा यहाँ पे, एक तो ए बी को करेगा, दूसरा बी सी को करेगा।
एग्जाम्पल तुम लोग समझ में आ गया सोडा एस वाला कहानी, ये भी देख लो। द रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि हेड ऑफिस जहाँ पे न्यू दिल्ली में है उसका, ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ए कंपनी के साथ न्यू दिल्ली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल एट इस रजिस्टर ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कौन किसके साथ कर रहे हैं? नाउ DEF प्राइवेट लिमिटेड इशूज एन इनवॉइस ऑन ABC के ऊपर, ठीक है, और न्यू दिल्ली किस लिए? उसको जो तुम्हारा बेंगलुरु वाला ऑफिस में जो फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, दो एक्चुअल सर्विसेज आर रिसीव बाय द ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे कौन सर्विस रेस किया? DEF लिमिटेड। यहाँ पे कौन है? सप्लायर है, इसका मतलब। और ये कौन है? रिसिपिएंट है, ठीक है। और ब्रांच ऑफिस क्या होगा? थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। तो इस केस में भी एक्चुअली में तो सर्विस उसको मिला ही नहीं, बट तब भी उसको क्या होगा? क्रेडिट मिलेगा, राइट? समझ में आया बिल टू शिप टू मॉडल? सर एक तो कंफ्यूजन है बोलो सर। बोलो बोलो। सर सपोज कोई दुर्गापुर का पार्टी है, उड़ीसा से आयरन ओर मंगा रहा है दुर्गापुर में, और दुर्गापुर के दूसरे पार्टी को वो सप्लाई कर रहे हैं। सर जब इंटरस्टेट सप्लाई होने का GST लगेगा ना, और जब मतलब यहाँ का पार्टी दुर्गापुर जो मतलब माल मंगाया आयरन ओर उड़ीसा से, वो जब दूसरा पार्टी को देगा, सपोज समझा कर रहे हैं? रुको हम तुम्हारा सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स where goods are delivered to recipient on the instruction of third persons, bill to ship to वाला supply। if the goods are delivered to a recipient or any other persons by the supplier on the instruction of the third person, that is original buyer, who may be acting as an agent on his account before or during movement of the goods but not after the movement terminates, whether or not there is a transfer of documents or title to the goods, it is deemed that third person has received the goods and the place of supply is the principal place of business of such third person। तुम्हारा केस में जो दुर्गापुर का था। In simple words, where goods are delivered by the supplier to the recipient, recipient original buyer नहीं है, थर्ड पार्टी है, at the instruction of a third person, that is थर्ड person यहाँ पे कौन है? original buyer है। The place of supply is the principal place of business of such third person and not of the actual recipient। अच्छा अच्छा, मतलब मेरा खुद का, थर्ड पर्सन्स का, राइट। यहाँ पे इट मीन्स तुम्हारा केस में अगर ये एग्जांपल लेके समझाते, सपोज सप्लायर था दिल्ली में, ठीक है, रेसिपिएंट कहाँ पे है? रेसिपिएंट सी इन न्यू दिल्ली। ये तुम्हारा थर्ड पर्सन है जो कि ना हरियाणा में रहता है। नाउ ये थर्ड पर्सन दैट इज जो कि ना ओरिजिनल बायर है, एक्चुअली ओरिजिनल बायर है, ये इसको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, कि मेरा कोई ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जो कि ना दिल्ली में है, अब वहाँ पे गुड्स डिलीवर करो। बट ये बिल तो इसको रेस करेगा, ये बिल तो इसको रेस करेगा, ठीक है, फिर ये इसको सपोज बिल रेस करेगा। तो नाउ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखने के टाइम पे इसको नहीं देखना है, हमको देखना है जो थर्ड पर्सन था जिसका इंस्ट्रक्शन में माल हम सप्लाई किए हैं उसका लोकेशन क्या था, ठीक है, यही तो एक्सेप्शन है, हम भी भूल गए थे, राइट। सो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे होगा द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी थर्ड पर्सन, दैट इज हरियाणा, ठीक है। सपोज देखो तुम्हारा एग्जाम्पल पूरा ऐसे फिट करा, सपोज ए वाला एग्जाम्पल में तुम शायद बोल रहे हो दिल्ली सेम वेस्ट स्टेट है, वेस्ट, सपोज वेस्ट बंगाल, ये रहा तुम्हारा थर्ड पार्टी उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा वाला सपोज ओरिजिनल बायर है, उड़ीसा वाला सपोज ओरिजिनल बायर है, उड़ीसा वाला तो सप्लायर था ना, तो तुम उड़ीसा वाला तुम ले लेते हो यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा केस में क्या होगा? रिसिपिएंट भी दोनों वेस्ट बंगाल है,
ठीक है, तो ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल है और ये भी तुम्हारा क्या है, वेस्ट बंगाल है, यही तो। हम्म। तुम्हारा जी क्या सर। सकते ऐसे भी आईजीएसटी लगेगा, बिकॉज दो स्टेट है, ये तो सिंपल नॉर्मल रूल से ही आईजीएसटी लग जाएगा। हाँ। ठीक है, तुम्हारा केस में तो ऐसे भी दो डिफरेंट स्टेट है, इसको भी अगर रेज करे नॉर्मली, अगर एज अ लेमैन तुम सोचो, ये भी ये दिल्ली है, ये तुम्हारा क्या है वेस्ट, ये उड़ीसा है, ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, टू डिफरेंट स्टेट है, आईजीएसटी लगेगा। ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल, टू डिफरेंट से आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, बट ये अगर थर्ड पार्टी अगर इसको बिलिंग करता है तो यहाँ पे तुम्हारा बिकॉज ये भी वेस्ट बंगाल है, ये भी वेस्ट बंगाल है, तो सीजीएसटी लगेगा। तुम्हारा एग्जाम्पल अच्छा। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट है, अच्छा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे क्या है, बोला कि जो सप्लायर है और जो एक्चुअल रिसिपिएंट है दोनों सेम है, बट एक्चुअली ये ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर कौन दिया, बी दिया, जो ऑर्डर दिया वो दूसरा स्टेट का था, तो तुमको लगेगा शायद ये सीजीएसटी एसजीएसटी है, नॉर्मली लगेगा अरे सप्लायर एंड लोकेशन रिसिपिएंट तो एक ही स्टेट में था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए था। बट ये बिल टू शिप टू वाला केस है भाई, बिल टू शिप टू वाला केस का रूल्स क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल बायर है, जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया सप्लाई करने के लिए, जहाँ भी हम सप्लाई करें, तो हमको उस ओरिजिनल बायर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो अगर ये एड्रेस दूसरा स्टेट का है तो ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा। अब उसके बाद ये ओरिजिनल बायर और ओरिजिनल रिसिपिएंट का बीच का ट्रांजेक्शन जो है, वहाँ तुमको देखना दोनों का लोकेशंस क्या है, डिफरेंट स्टेट का तब आईजीएसटी, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई का जब रूल्स देखेंगे, वहाँ पे हम जो ओरिजिनल बायर था जिसका इंस्ट्रक्शन में माल डिलीवर किया गया उसका लोकेशन तुमको देखना है। कब, कौन देखेगा ये लोकेशन, जो सप्लायर है, जो सप्लायर है उसको ये चीज़ चेक करने पड़ेगा कि हम, माना कि शिप टू मेरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, बट हम बिल टू किसको कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, तो हरियाणा एंड दिल्ली टू डिफरेंट स्टेट है, तो आईजीएसटी लगेगा वहाँ पे। ठीक है, हम भी भूल गए थे चीज़, ये वाला केस को एक तो अच्छे से समझाते रहो, अच्छा एग्जाम्पल होता है। ये दिल्ली का एक पार्टी है ए लिमिटेड, जो कि ना सप्लायर है। ओके, ये वेस्ट बंगाल का पार्टी है जो कि ना बी लिमिटेड है, जो ओरिजिनल बायर है। ठीक है, और ये है तुम्हारा सी लिमिटेड, ये भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नाउ बी लिमिटेड इसको बोला कि सप्लाई, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्ट किया सप्लाई टू सी, तो ये इसको सप्लाई किया, बट कौन किसको बिल करेगा, ये इसको बिल टू करेगा, बिल टू बी लिमिटेड। ठीक है, बट ये शिफ्ट किसको किया, सी को। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ए लिमिटेड, ए लिमिटेड जब टैक्स इनवॉइस रेस करेगा तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इन दैट केस क्या करना है, जो ओरिजिनल बायर था उसका लोकेशन तुमको चेक करना है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, कौन, ए टू बी। ठीक है, अब दूसरा, सर ये भी तो एक टैक्स इनवॉइस इसको रेज करेगा, ही विल ऑल्सो रेज अ इनवॉइस, तो इस केस में आईजीएसटी लगा। इस केस में क्या होगा, दोनों सेम स्टेट है तो वहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा ना। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ अब? यस सर। तो ए लिमिटेड जब तुमको ये करेगा, बिल करेगा, तो इसका नाम में बिल करेगा, आईजीएसटी लगेगा, फाइन। अब एक दूसरे तो सिंपल सा था, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
सपोज सेम है, ए लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड है, ये तुम्हारा क्या था, दिल्ली था, ये भी दिल्ली था, और ये सी लिमिटेड है जो कि ना वेस्ट बंगाल में है। सेम ए बी को इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्ट किया टू सप्लाई टू बी, ठीक है। तो कौन किसको, ए उसको यहाँ पे सप्लाई कर दिए, तो ये बिल टू पार्टी है, इसके लिए बिल टू पार्टी कौन हुआ, बी लिमिटेड हुआ, और इसके लिए शिप टू पार्टी कौन हुआ, बोलो, सी लिमिटेड, ठीक है। बिल टू पार्टी मतलब ये टैक्स इनवॉइस रेस किया इसको, और ये इसको टैक्स इनवॉइस रेस किया, टैक्स इनवॉइस रेस किया, और ये जो है यही तुम्हारा ओरिजिनल बायर था, ठीक है। तो नाउ एज पर आईटीसी का रूल्स, तो बी लिमिटेड को क्या आईटीसी का, बी लिमिटेड को तो तुम्हारा गुड्स आया नहीं, तब भी मिलेगा, बिकॉज माना जाता है इनके सब बिल टू शिप टू, कि अगर हम किस मेरा इंस्टेंस में कहीं और भी माल जाता है, एट इज एज इफ कि मैं हम ही को माल मिला है, तो हमको आईटीसी मिल जाएगा, तो आईटीसी अलाउ, आईटीसी हमको मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सर, ए लिमिटेड के लिए व्हाट विल बी द पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा बोला, ए लिमिटेड के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सी का चेक करना है ना, बी का चेक करना है, सी का, अगेन ओरिजिनल बायर का चेक करना है ना, कौन था ओरिजिनल बायर, बी लिमिटेड ना, दैट इज क्या हो, दिल्ली। अपनाओ दिल्ली, प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, तो क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी ना सीजीएसटी, सीजीएसटी। ऑल दो देखो माल भेजा वेस्ट बंगाल, बट चार्ज क्या हो रहा है, देखो सीजीएसटी, क्यों, बिकॉज जो मेरा ओरिजिनल बायर हो तो सेम स्टेट का ही है। अगेन जब बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बोलो, वेस्ट बंगाल सी लिमिटेड का, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करेगा, आईजीएसटी, ठीक है। दोनों ले लिए हम, सिनेरियो समझ में आया। हमेशा तुमको फोकस किस में करना है, जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई, जब और सप्लायर, जब सप्लायर चेक करेगा वो देखेगा भाई ओरिजिनल बायर का लोकेशन क्या था, और जब हम मेरा इंस्टेंस में जहाँ पे गया हम देखें उसका एड्रेस क्या है, ओरिजिनल बायर सेम लोकेशन पे है, तो ठीक है भाई, सीजीएसटी डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी बस खत्म। कहाँ थे हम, बिल टू शिप टू मॉडल हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर कंडीशन था तुम्हारा क्या, टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। इसका कोई अमेंडमेंट आया, चेक करो तुम, नो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, 16(2) एंड 16(4) में है, ठीक, इसमें नहीं है ना अमेंडमेंट, गवर्नमेंट अपना कुछ अमेंड नहीं कर पा रहा, ठीक। सो बोल रहा है कि भाई तुमको आईटीसी तभी मिलेगा, आप बायर है, हमको आईटीसी तभी मिलेगा जो हम सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, हम जीएसटी पे कर चुके होंगे उसको, तो द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विसेज फॉर विच आईटीसी इज बीइंग टेकन, जिसका हम आईटीसी ले रहे हैं उसका, उस इनवॉइसेस का पेमेंट हम कर चुके होंगे, आइदर इन कैश या फिर बाय यूटिलाइजिंग द आईटीसी। दो तरीके हैं क्या, आइदर इन कैश या फिर बाय यूटिलाइजिंग द आईटीसी। ये कौन है, मेरा बात करें ना सप्लायर का बात करें, सोचो, तो सप्लायर का, इसका मतलब दैट मीन्स फोकस, एक तो तुमको से जान पूछना था, नाउ सोचो, थिंक अबाउट इट। सपोज हम बायर हैं, विल नॉट
एट पेड, बट जो सप्लायर है वो आइदर मेरा जीएसटी पेड कर दिया होगा उस बिल वाला का, और उसको आईटीसी से एडजस्ट किया होगा। तो इस केस में ऑल्दो हम मेरा बिल आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हम सप्लायर को पेमेंट नहीं किए, तो क्या हम इस बिल के अगेंस्ट में आईटीसी ले सकते हैं? बोलो। बोलो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया? देखो, तुम बायर हो, तुम कोई सामान कुछ परचेज ऑफ गुड्स या फिर परचेज ऑफ सर्विस इन टेकन यू हैव टेकन इन फूड सर्विसेज, बट तुम अभी तक अपना पार्टी को पेमेंट नहीं किया। कौन सा बिल का ही पेमेंट नहीं किया? बिल का पेमेंट नहीं किया मतलब तुम जीएसटी भी पेमेंट नहीं किया, एंड तुम नॉर्मल जो पेमेंट होता है बिल का कुछ नहीं पेमेंट नहीं किया। बट पार्टी पार्टी तो तुमको सप्लाई सर्विसेज दिया है ना, उसको तो भाई रिटर्न में दिखाना है ना, जीएसटीआर वन में तो दिखाना है ना। वो अपना आउटपुट सप्लाई दिखा के पार्टी क्या क्या अपना जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर गवर्नमेंट को पे कर दिया। 3B करके जो टैक्स लायबिलिटी होता है उसको पेमेंट कर दिया। आइदर पेमेंट किया होगा टैक्स लायबिलिटी वाला या फिर जितना एडजस्ट करके किया होगा। बट हम अभी तक उस पार्टी को कुछ पेमेंट किए ही नहीं, मतलब पार्टी अपना पॉकेट से जीएसटी तो दे दिया, बट हमसे अभी तक टैक्स पैसा कलेक्ट नहीं किया। करेगा, बाद में कर लेगा, अब ड्यू है, हम नहीं दे पाए। तो इस केस में कि हमको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा 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 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो चेक क्या बोला है, गवर्नमेंट को पैसा से मतलब, तुम तुम्हारा एंड सप्लायर का बीच का, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं बुक करने वाला। ये सप्लायर और बायर का आपस का मैटर है भाई, कौन किसको पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों ड्यू है, क्यों फेल किया, क्यों बैड डेट हुआ, गवर्नमेंट को जीएसटी से मतलब है। अगर सप्लायर जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है, तो बस तुमको कोई इश्यूज़ नहीं, गवर्नमेंट को तुम क्रेडिट ले लो। बाकी सप्लायर और बायर समझेगा, सप्लायर समझेगा अपना बायर से। ओके, तो यहाँ पे चेक लगाया गया है किस पे? सप्लायर पे। हम एज अ बायर हमको तभी मिलेगा अगर मेरा सप्लायर उस इनवॉइस को जीएसटीआर 1A में दिखाकर जीएसटीआर 3B अगर फाइल किया है तो हमको मिल जाएगा। सर रिसेंटली हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कि अगर हाँ, सर रिसेंटली अमेंडमेंट आया था कुछ वो जो कि तुम्हारा वो क्या जब अमेंडमेंट तक आया था, बोलो। सामने वाला पार्टी रिटर्न नहीं लगाएगा, तो सामने वाला पार्टी जब तक रिटर्न नहीं लगाएगा और हम फिर भी पैसा दे भी दिए तब भी इनपुट टैक्स पेड नहीं ले सकते, कुछ ऐसा आया। तो वही चीज़ तो हम बोले, रिटर्न लगाएगा तभी तो आएगा ना यहाँ पे। अगर रिटर्न नहीं लगा सामने वाला पार्टी तो कहाँ से हमको क्रेडिट मिलेगा? तो जीएसटीआर 1 पे तो हम डिपेंडेंट है। यस। तो अभी तो तुम बोला ना जीएसटीआर 1 अगर फाइल नहीं करेगा तो हमको तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ भी तो वही बोला, अगर पार्टी, इसका मतलब तुम सोचो, अगर पार्टी जीएसटीआर 1 में दिखा रहा, मतलब पार्टी खुद बोल रहा है कि इतना मेरा जीएसटी का लायबिलिटी होता है, अब तुमको तो गवर्नमेंट को देने पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के तुम यस गवर्नमेंट सर। को बोलेगा कि नहीं हमको अभी तक मेरा कस्टमर पेमेंट नहीं किया, तुम क्या ये बोलेगा? नो। नो ये सर। तुम्हारा कस्टमर का बीच का मैटर है, तुम क्रेडिट में बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, इट्स अप टू यू। गवर्नमेंट को पैसे से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेक लगाया गया, सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स ऑन सर्विसेज, जिसका अगेंस्ट में जो है तुम, मतलब हम एज अ रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर रहे होंगे। However, Section 41 allows a taxpayer, the recipient, to take ITC provisionally on self-assessment basis. On self-assessment basis में भी हम ले सकते हैं। The self-assessment ITC gets credited to the taxpayer का electronic credit ledger on provisional basis in terms of Section 49 subsection 2। मतलब सपोज जैसे कि ये तो अभी तुम्हारा बिना जीएसटीआर 1 का तो हम क्रेडिट तो ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब प्रोविजनली आईटीसी का भी हम लेस एक स्कोप दिया गया यहाँ पे। सपोज फाइनल हम जो आईटीसी का एक फाइनल कैलकुलेशंस वगैरह हम करेंगे कि उस पर कौन सा ब्लॉक क्रेडिट, एक प्रोविजनली तुम ले सकता है, फाइनली जाके फिर तुमको उसे टेक केयर करने पड़ेगा। Thus, even if the recipient has paid the tax to the supplier, in his claim for ITC gets confirmed only when the supplier deposits the tax so collected by him to the government, तभी उसको मिलेगा। One of the significant feature of the Indian GST is the matching
concept, that is ITC claimed by the recipient of supplier is matched with the tax paid by the supplier in relation to that supply, right? जो हम बता रहे थे, matching concept. Matching seeks to ensure that only legit ITC is claimed by the recipient. This was intended to be achieved through a sophisticated automated return filing mechanism जो हम लोग बोल रहे थे, GSTR 1, 2, GSTR 3 है ये सब. GSTR 1 were to be auto populated as inward supplies, सॉरी जो आउटवर्ड सप्लाई जो है ये तुम्हारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR 2B में 2A में जो कर रहे थे. उसके बाद तुम्हारा GSTR 3 जनरेट करेगा, फिर GSTR 3 भी कैलकुलेट करेगा, राइट. ये तो पहले का था, ये पहले का बता रहा, पर प्रेजेंटली ये वाला है. प्रेजेंटली सप्लायर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 जो करता है ऑब्वियसली आउटवर्ड सप्लाई. उसका डिटेल ऑटोमेटिक GSTR 2A में आ जाता है. फर्दर GSTR 2B एंड ऑटो ड्राफ्टेड ITC है, जनरेट होता है. लास्ट में जाके हम जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उसमें GSTR 3 भी आता है. इस सेल्फ असेसमेंट में हम प्रोविजनल ITC ले सकते हैं. चौथा कंडीशन क्या है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न. रिटर्न मतलब GST रिटर्न का बात कर रहा है भाई. तुमको क्रेडिट लेना है तो बिना रिटर्न फाइल किए तुम नहीं ले सकते हो. रिटर्न फाइल करना तो ज़रूरी है. GSTR 3 भी समरी रिटर्न होता है. GSTR 3 भी एक समरी रिटर्न. समरी रिटर्न मतलब वहाँ पे रहता है तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिए, तो बाकी तुम कितना पेमेंट करना है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग किए बेसिकली कि ITC कब मिलेगा, उसमें बेसिकली 4 ही पॉइंट था. एक तो तुम्हारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनवॉइस वगैरह. इसमें भी हम लोग रूल्स देखा सर, अगर सामने वाला रिटर्न में लगाया तभी मिलेगा, ओके. फिर बिल टू शिफ्ट वाला हम लोग रूल्स यहाँ पे देखे. पहले 5% वाला मिल जाता था, अभी नहीं मिलेगा वो भी. बिल टू शिफ्ट में क्या होगा तुम्हारा रिसिप्ट नहीं भी हुआ गुड्स. दूसरा जो कंडीशन है शिफ्ट रिसीव वाला केसेस कि भाई गुड्स रिसीव होना या फिर सर्विसेज लेना ज़रूरी है. अगर दैट मीन्स अगर तुमको नहीं मिला अभी तक, गुड्स परचेज तो कर लिए, गुड्स अभी तक मेरे पास पहुँचा ही नहीं, तो उसका केस में ITC नहीं ले सकते. जब पहुँचेगा तब लेना. तो सर ऐसा केसेस में जहाँ पे बिल टू शिफ्ट मॉडल चलता है, दैट इज़ मेरा इंस्ट्रक्शन मेथड पर हम किसी कहीं और भिजवा रहे हैं तो बिल तो हमको क्या पार्टी, तो बिल तो मेरे पास तो गुड्स आया ही नहीं, तो ये माना जाएगा कि तुम्हारे पास ही गुड्स आया तो तुमको मिल जाएगा. अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल्स भी हम लोग देखे CA फाइनल लेवल पे जो डिस्कस होगा. बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल्स क्या होगा, जो मेन ओरिजिनल बायर था उसका हिसाब से यहाँ पे कंसीडर होगा फॉर जो बिल टू वाले जो ओरिजिनल जो सप्लायर जो ओरिजिनल बायर को बिल रेस करेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ओरिजिनल बायर का हिसाब से होगा, ठीक है. नेक्स्ट तुम्हारा कि टैक्स पे करना ज़रूरी है. एक्चुअली बायर टैक्स पे करेगा तभी जाके तुम वहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट होगा, तभी क्रेडिट ले सकता है. तीसरा अब क्या है, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स. ITC अवेल ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट. मतलब क्या हुआ, तुम ऑर्डर दे दिया, यू हैव गिवन अ ऑर्डर कि हमको 10,000 टन मटेरियल चाहिए. आप 10,000 टन मटेरियल तुम्हारा जो सप्लायर है एक बार में नहीं देके 5 बार में दे रहा है. सब पहले 2,000 टन दिया, फिर 3,000 टन, फिर 4,000 टन, फिर बैलेंस दिया. अब फाइनली दिया तो अब तुम बोलेगा सर मेरे पास गुड्स आ गया तो हमको तो ITC मिल जाना चाहिए. नो, अगर गुड्स तुम्हारा लॉट्स में आ रहा है तो जब तक फाइनल इनवॉइस नहीं आता है तब तक, जब तक लास्ट लॉट पहुंच ही नहीं गया फाइनल इनवॉइस, तब तक तुम ITC नहीं ले सकता. इनकेस ऑफ गुड्स कवर अंडर इनवॉइस, एक इनवॉइस में गुड था कितना 10,000 टन, बट वो एक बार में आ गया क्या, नहीं आया. एक बार में 1,000 आया, फिर 2,000. तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम उसको ITC नहीं ले सकता. बट हाँ, एक इनवॉइस में जितना माल था, सपोज एक इनवॉइस में 1,000 टन था तो इनवॉइस का पूरा माल आ गया तो तुम ITC ले सकते हो. बट एक इनवॉइस में 10,000 क्वांटिटी था जो कि एक बार में नहीं आया, 2-3 बार में आया, तो जब तक लास्ट लॉट माल पहुंचता नहीं है तब तक तुम ITC नहीं ले सकते. ओके, समझ में आया वाला कि नहीं समझ में आया? सपोज 5,000 ऑर्डर था और 2,000 पहुंचा तो हम नहीं ले सकते. हाँ, बट बिल डिपेंड करता है बिल कैसे किया. बिल क्या अलग अलग बिल किया तो ठीक है, बट अगर एक साथ बिल किया तब नहीं ले सकते. अगर पूरा 5,000 टन का बिल एक ही बिल किया है तो जब तक पूरा 5,000 टन का माल नहीं पहुंचता तब तक हम उसके अगेंस्ट में ITC नहीं ले सकते. अगर अलग अलग जितना माल भेज रहा है उतना का बिलिंग कर रहा है तो ठीक है, उस बेसिस में हम ले सकते रिसिप्ट होने के बाद. ओके, तीसरा था पेमेंट. ये रहा तुम्हारा पेमेंट. अब तुम पार्टी को तो वहाँ पे तो तुम क्रेडिट तो ले लिया ITC. हम क्या किए,
मेरा सप्लायर जीएसटी पे कर दिया था तो हमको आईटीसी मिल गया। कौन सा मिला था आईटीसी? प्रोविशनली मिला था। अब लास्ट में तुम्हारा ऊपर ही बर्डन है, इनकम टैक्स जीएसटी तुमको कैसे छोड़ सकता है? सप्लायर से पैसे ले लिया, ठीक है फाइन। अब तब तो क्या करेगा, सब सप्लायर को पेमेंट ही कोई नहीं करेगा। तो बोलता है तुम तो भाई सप्लायर सप्लायर तो ठीक है जीएसटी पेमेंट कर दिया तो तुम उसका क्रेडिट भी लेके बैठ गया, पर तुम तो अभी तक सप्लायर को पेमेंट नहीं किया जीएसटी, इवन कोई अमाउंट जीएसटी का अमाउंट, बट तुम तो क्रेडिट लेके बैठ गया। तो तुमको हम 180 दिन टाइम देते हैं, 180 दिन का अगर पेमेंट करे तो अच्छा है, अदरवाइज तुमको फिर इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब लगा देगा फिर। ठीक है, तो 180 डेज बेसिकली कितना महीना होता है? 6 मंथ्स। 180 डेज का टाइम लिमिट है कि जो बायर है भाई एटलीस्ट 6 मंथ्स 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देना चाहिए जीएसटी का। द रजिस्टर्ड पर्सन्स मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज along with टैक्स मतलब जीएसटी विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस। जो तुम्हारा टैक्स इन्वॉइस का डेट था, इसीलिए देखना हर कंपनी एक डेटा मेंटेन करता है कि जो मेरा टैक्स इन्वॉइस का डेट से 180 दिन होने वाला, ऐसा कुछ इन्वॉइस तो नहीं जिसका हम आईटीसी लेके बैठ के तो फिर रिवर्सल हो जाएगा आईटीसी, उल्टा इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग जाएगा। तो 180 दिन का अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस तो गुड्स का वैल्यू जीएसटी का वैल्यू पेमेंट कर देना है किसको? सप्लाई हमको, हम एज आई एम बायर तो हम अपना सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। अगर फेल हुआ, इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो द करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट दैट इज जो आईटीसी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, हम जो आईटीसी लेके बैठ चुके थे जिसको हम प्रोविजनल आईटीसी बोल रहे थे, वुड बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, उल्टा ऐड बैक हो जाएगा, लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। वो भी क्या, ऐसे नहीं, इंटरेस्ट के साथ कितना 18% पर एनम। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ, जब हम क्रेडिट लिए थे तब से लेके जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते। ओके, तो 18% करके इंटरेस्ट लग जाएगा। 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, अगर नहीं किए होंगे, अगर हम आईटी से लेके बैठ गए हैं तो एक तो ऐड तो होगा हमारा लाइबिलिटी में, दूसरा इंटरेस्ट भी लग जाएगा कितना 18%। कब से? जिस दिन से हम क्रेडिट लिए होंगे तब से लेकर जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का। However, once the recipient makes the payment, अगर तुम पेमेंट कर देता है अगेन तुम उसको क्रेडिट ले लो, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं उसका। पार्ट पेमेंट किया तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ले लो। इसका कुछ एक्सेप्शन है, क्या है कि भाई द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स 180 दिन पेमेंट हो जाना चाहिए, डज नॉट अप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, अभी तक जो भी करा है सभी इंपॉर्टेंट है कि 180 दिन वाला क्राइटेरिया कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कि सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हम ऐसा सर्विसेज लिए हैं, ऐसा गुड्स परचेज किए जिसमें रिवर्स चार्ज में हम खुद जीएसटी पे कर चुके हैं, तो वहाँ पे अगर हम सप्लायर को पेमेंट ना भी करें तो गवर्नमेंट क्यों माथा लगाएगा? गवर्नमेंट वहीं पे माथा लगाएगा जहाँ पे जीएसटी का पेमेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम खुद जीएसटी पेमेंट करें तो बाद में सप्लायर को पेमेंट करे ना करे तो तुम समझ, सप्लायर समझ, ठीक है। बट यहाँ पे ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, सप्लायर पेमेंट कर दिया तुम्हारा हो गया, तुम पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा डीम सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन वाला केस में भी तुम्हारा जो डीम सप्लाई वाला केस होता है विदाउट कंसिडरेशन, हम ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र किया, मतलब मेरा कोलकाता का ऑफिस है, हम दिल्ली ऑफिस ट्रांसफ़र किया तो डीम टू सप्लाई था विदाउट कंसिडरेशन, तो इस केस में भी ठीक है 180 दिन वाला लिमिट नहीं है तो अल्टीमेटली कंपनी का है। दूसरा एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर का लाइबिलिटी being incurred by the recipient of supply ये केसेस में अंडर सिचुएशन गिवन इन पॉइंट बी एंड सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू बी हैव बीन पेड, ये माना जाता है कि तुम पेमेंट कर चुके हैं। ओके, ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट पीजे पे लिमिटेड विथ हेल्ड द पेमेंट ऑन मशीन सप्लाइड बाय वेंडर, पेमेंट होल्ड कर दिया ओवर 180 दिन हो गया तो क्रेडिट तब क्या होगा, जो क्रेडिट जो लिया था 180 दिन हो गया ना, क्रेडिट जो लिया था ऐड हो जाएगा प्लस उसको इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? यस सर। तो जितना था अच्छे से पढ़ लेना। तो जीएसटी में टाइम लगता है बिकॉज थोड़ा समझाया करने पड़ता है, डिटेल में हम लोग करते हैं तो टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डेप्रिसिएशन अगर तुम क्लेम कर लिया है आईटीसी का, वो वाला केस में क्या टाइम लिमिट क्या था। फिर हम लोग ब्लॉक क्रेडिट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये रहा ब्लॉक क्रेडिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहले यहाँ से करेंगे फिर हम लोग इसमें करेंगे। ये चैप्टर 2-3 क्लास लगेगा, 2 या 3 क्लास लग जाएगा चैप्टर में। उसके बाद तो कुछ है नहीं बड़ा चैप्टर, एक ही 2 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आज एंड करते हैं।